बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल एक तो हुकूमत का ये इरादा है कि कौमी असम्बली से जो मिनी बजट है उसको मंजूर करा लिया जाए। जो सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल बिल है उस हवाले से हुकूमत को ये बड़ा यकीन है कि कल इसकी मंजूरी हो जाएगी नेशनल असम्बली से। साथ ही साथ जो अपोजिशन है वो इसको लेकर एक तो एहतजाज का इरादा रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस किया है कि हम पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे, लेकिन क्या अपोजिशन का भी ऑन दी अदर हैंड जो दावा है कि इसको मंजूर नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर हुकूमत जो है स्पेशली जो MNAs बैठे हुए हैं जो हल्के की सियासत करते हैं वो अपने हल्कों में जाके आवाम को क्या जवाब देंगे जो महंगाई का बोझ आवाम पर इस मिनी बजट की मंजूरी के बाद आएगा। बट स्टार्ट हम करेंगे मरी से, जो कि कल हमने देखा सानिया, कल का पूरा प्रोग्राम हमने इसी पर किया था और कल हम यही बात कर रहे थे कि इंतज़ामिया बुरी तरह नाकाम हुई। हुकूमती वज़रा जो कि इस चीज़ पर खुशखबरियाँ सुनाते रहे लोगों को कि 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ मरी में एंटर हो चुकी हैं, ये आवाम की खुशहाली की निशानी है, आमदन में इजाफा हो गया है, जो होटल्स के मालिकान हैं उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं। लेकिन ये आवाम की जो मुश्किलात थी, जो 22 अफराद की जाने गई, वो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? आज बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर से उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया, वहाँ मरी पहुँचे, कुछ बरहमी का इजहार भी किया। मिसमैनेजमेंट जो हुई उस पर भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की और ये कहा कि मज़ीद तहकीकात हों और उन तक रिपोर्ट दी जाए। फिर कल हम ये बात कर रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा था, 22 लोग अपनी जानों से गए, लेकिन उस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो लाहौर में मौजूद थे और पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस पर जो उनकी एडवाइजरी काउंसिल है उसकी मीटिंग को चेयर कर रहे थे। और वफाकी वज़रा लाहौर में उस मीटिंग के बाद जो है वो बल्दियाती इंतखाबात पे भी बातें कर रहे थे, हत्ता कि लोगों को कह रहे थे कि जी सयाहती मकामात पर जाएं, क्योंकि हुकूमत ने टूरिज्म के लिए बड़े ज़बरदस्त इकदाम किए हैं। लेकिन वो क्या इकदाम थे, वो कल उन सब की कलई जो है वो खुल के हमारे सामने आ गई है। पहले तो ज़रा इसी पे बात करेंगे। आज जो उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि मरी को ज़िले का दर्जा दे दिया जाएगा, फिर 2 थाने वहाँ बनाए जाएंगे, 2 पार्किंग प्लाजास की बहुत अशद ज़रूरत थी और है, और ये एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन ज़िला बनाने का जो फ़ैसला है, क्या वाकई इससे कुछ बेहतरी आ पाएगी यहाँ पर? क्योंकि ये भी तासुर है कि अगर वहाँ पर AC की जगह आप एक DC को लगा देंगे, असिस्टेंट कमिश्नर की जगह डिप्टी कमिश्नर को लगा देंगे, या एक अफसर के बजाय दूसरा अफसर लगा देंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? या मज़ीद ऐसे एक छोटे से जगह के ऊपर आप ज़िला बना के क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं? ज़रा इन पर बात करते हैं। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका ख़ुद का ताल्लुक भी मरी से है, मौजूद भी थे आप वहाँ पर। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, मेंबर कौमी असम्बली हैं और चेयरमैन PAC हैं, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बेहद शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। पहले तो मैं अब्बासी साहब से आगाज़ करूंगी। और अब्बासी साहब, थोड़ा आपके जो बयानात आपके नाम से मंसूब चलते रहे, थोड़ा सा मुझे उस पर अप्रिशिएट करने दीजिए कि आप चलें एटलीस्ट उन लोगों में थे कि जिन्होंने कल वाला जो सानिया हुआ है वो उसको एक तो जस्टिफाई नहीं किया। ये जब अमवात की इत्तलात आई तो आप बाकी अपने वज़रा की तरह वहाँ पर फ़ोटो ऑप्स के लिए नहीं पहुँच गए। बट मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब क्या अमर माने था कि वो नहीं जांच सके और आज भी हेलीकॉप्टर के जरिए फ़ज़ाई जायजे लेते रहे, और आज वही रिवायती नोटिस ले लिया, रिवायती बरहमी। आप तो बड़ा शहबाज शरीफ कहते थे, शहबाज शरीफ साहब को, उनके लॉन्ग बूट्स का मजाक उड़ाते थे। आपके वज़ीर आला तो कल जा भी नहीं सके। सादिया साहिबा बहुत शुक्रिया। वो जो मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रही हैं उस मीटिंग में मैं भी उसका मेंबर था। मुझे सुबह जब निकला हूं, जब मुझे पता चला कि हालात ऐसे हैं तो मैं रास्ते से वापस आ गया। और जब उनको इतला आई, जाहिर है वो इतला मुझे तो पहले आ गई थी, मैं हल्के का था, उनको जब इतला मिली तो उस वक्त तो शायद वहां से मौसम इस तरह का था कि मरी तो आप जा नहीं सकते थे, और अगर लाहौर से आप मरी जाएं तो तकरीबन 8-9 घंटे लग जाने थे लाहौर से आके आने का, और उनको हेली की क्लियरेंस भी नहीं मिली
मुझे उन्होंने सब ने कहा कि जी आप यहाँ ना आएँ और आप वहाँ चले जाएं और इंतजामी अमूर को देखें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो भी मीडिया पे खबरें चलती रहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें 15-20 सेकंड में बताऊं कि जो ये अमवात हुई हैं, इनमें कोई भी किसी आदमी की भी मौत जो है वो सर्दी लगने से, ठिठरने से नहीं हुई। ये वो लोग थे जो ट्रैफिक जैम हो गई, खंबे गिर गए, बिजली के पोल गिरे और दरख्त गिरे, और जब वो 700-800 गाड़ी एक रोड पे ब्लॉक हो गई, पीछे से कोई क्लियरेंस की गाड़ी नहीं आ सकती थी, 4-4 फुट तकरीबन बर्फ थी, और जो बर्फ जब साइडों पे खोली गई तो वो 6-6 फुट होगी, तो वहां कोई जा नहीं सका। लोगों ने गाड़ियों के अंदर हीटर लगा के लोग बैठ गए, और गाड़ियों में जब उसका सिलेंसर में से वो चूंकि बर्फ की वजह से अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी होगी, जिसके बाद ये सारी अमवात जो है वो गाड़ियों के अंदर हुई और लोग गाड़ियां बंद करके हीटर चला के बैठे रहे। एक तो वो बात है। दूसरा जो आज आपने बात की, अगर मुझे मौका दें तो जो आपने इंट्रो में बात देखिए, वो तो बात आपकी ठीक है कि अगर ठंड से ठिठर के उनकी अमवात नहीं हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई है। बासी साहब, बात ये नहीं है। बात ये है कि ऑब्वियसली कीमती जानों का ज़या हुआ है। आपने आगाज में ही कह दिया, मैंने उस पर आपको अप्रिशिएट भी किया क्योंकि एटलीस्ट आपने जस्टिफाई नहीं किया। बट सवाल ये है कि ये जो इंतजामात, कल इतने नंबर कैजुअलिटीज होने के बाद हुकूमत को होश आया, जब सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल गया, जब वो ASI के और जो इस कल अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मौजूद थे, उनके वॉइस नोट्स मीडिया में आ गए। ये सारी चीजें आप लोग पहले कर सकते थे। आप तो कह रहे थे आए देखें, सयाहत को फरोग दें, लाख गाड़ियां एंटर हो गई मरी में, आपको पता ही नहीं चला। वहां आप रोक ही नहीं पा रहे थे लोगों को। और फिर दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई कि एक तो लोग जानों से गए हैं, लेकिन आप उल्टा कह रहे हैं देखें लोग टेम्परेचर चेक किए बगैर, वेदर कंडीशंस चेक किए बगैर आ गए। नहीं सादिया, अगर कोई एक आदमी भी हुकूमत के दायरे इख्तियार में उसकी मौत होती है, उसकी हुकूमत जिम्मेदार है और हम उसके जिम्मेदार हैं। ये अलग बात है कि वो उसकी वजूहात क्या हैं, क्या नेग्लिजेंस है कि नहीं है, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन पहली बात है कि मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं कि वो लेकिन मुझे बताएं उन बयानात का क्या करूं जब फवाद चौधरी साहब आके कहते हैं कि देखें जी आबादी की वजह से हुआ है, आबादी बड़ा मसला है। शहबाज गिल जाते हैं, वो बयान देते हैं, वो कहते हैं देखें जी मैं अमेरिका में था, कंबल हम लेके निकलते थे, यहाँ पे लोग कंबल क्यों नहीं लेके निकले। ये कोई मजाक है? शेख रशीद जो है वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें आज पता चल गया, आज समझ आ गई है। नहीं देखिए, आप मुझे सिर्फ जवाब देने दें। देखिए, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि आप लोग यहां बैठ के आपको अंदाजा नहीं है कि जब मरी में बर्फ पड़ती है तो दरख्त गिरते हैं तो सब खंभों से तारें टूट जाती हैं। सारे इलाके में 2 दिन से कोई बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं होती तो जितने आपके मुलाजमीन हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो रेस्क्यू के हैं, उनके फोन डेड हो जाते हैं बिकॉज उनके पास चार्जिंग का कोई निजाम नहीं होता। मोस्टली आपके टावर्स में फ्यूल कम हो गया, रोड ब्लॉक की वजह से टावर जो है, जो कम्युनिकेशन टावर्स थे, उनके जनरेटर ऑफ हो गए। ये सारी बातें हैं। और ये तकरीबन 4 घंटे तक ये बर्फबारी नहीं थी सादिया साहिबा, ये वो क्या होता है, स्नो स्टॉर्म था, बर्फानी तूफान था जो खास एक रेंज में आया। अगर आप मुझे सुन लें तो मुझे अगर बात पूरी करने दें, फिर आप जो बोलिएगा। मैं कहने की बात है, ये सारी बातें करना आसान है। हुकूमत में बैठ के अगर 22 लोगों की वफात होगी, उनको डिफेंड करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं कहूं उनकी कोई तौजी निकालूं, लेकिन इस पे अगर कहीं पे कोई गफलत हुई है, 7 दिनों में इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। कमिश्नर, आपका CPO, आपका DC, आपका AC और जितने डिपार्टमेंट है उन सब के मामला को इन्वेस्टिगेट करेगा और सजा होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं मौसम चले बहुत ज्यादा तूफान था, मान लेती हूं एक लम्हे को, ये वैसे तो बर्फबारी हर साल होती है, यही मरी के हालात हम गर्मियों में देखते हैं, वहां रश लगता है, न्यू ईयर्स पे ऐसा होता नहीं होता। आप 25 साल में चेक कर लें, 25 साल में ये वाकया नहीं हुआ। मैं मान लेती हूँ अब्बासी साहब, मैं कह रही हूँ भाई 25 साल में आप कहते हैं बर्फबारी, लेकिन मेरा देखें, मेरी बात सुने, जब आपको NDMA और मेट ऑफिस के 31 तारीख की उनकी एडवाइजरी है, फिर 4 दिन पहले एडवाइजरी आई, वार्निंग्स मुसलसल आ रही थी, तो ये तो सबको पता था कि इस दफा माजी का रिकॉर्ड टूटेगा और उससे ज्यादा बर्फबारी होगी ना। सवाल ये कि उस वक्त इंतजामात नहीं हुए ना। ये जो जिले का दर्जा बनाने का ऐलान किया है मरी को, इससे मसाइल हल हो जाएंगे राना साहब? देखिए सादिया, मैं जो सदाकत अब्बासी साहब हैं,
ये बड़े अच्छे आदमी हैं और आपने जिस तरह कहा कि ये हल्के में थे इनका हल्के और ये काम भी कर रहे थे और एक कंसर्न या इनको एक दर्द भी था अपने हल्के का या लोगों का या वहाँ पे जो भी मामला थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो उन्होंने उतनी वहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट या इतनी अप्रिसिएशन भी दी, आपने भी दी, दूसरी तरफ इनकी जुबान इनका साथ नहीं दे। मैं यकीन से कहें, मैं ये नहीं कि कोई मैं ये कहते हैं कि मैं तो आ रहा था तो रास्ते में मुझे पता चला, सबसे पहले मुझे इतला मिली। वो कमेटी मीटिंग इसलिए कर रहे थे बल्दियात की कि उनको इतला मेरे साथ नहीं मिली, मुझे सबसे पहले मिल गई, मैं वापस चला गया। फिर कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस चलो। फिर कहते हैं जी वो मरी में पहुंच नहीं सकते थे, पिंडी में तो पहुंच सकते थे ना, चीफ मिनिस्टर है, वो करीब हो जाता, एक मैसेज आता है। एनीहो, बड़ा ही अच्छा होता अगर ये अभी भी कहते कि हाँ ये वाकया हुआ है, एक सान्या हुआ है, हमने इंक्वायरी कमेटी बिठा दिया, गफलत हुई है, जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी, ये बहुत ही मुनासिब बात होती। लेकिन अगर जस्टिफाई करें तो वो तो मेरा हाल है, आपने पोल खोल के रख दिया है, बल्कि आपने तो 2 दिन से ये पोल खुला हुआ है कि मेट वालों ने एक एडवाइजरी दी 31 दिसंबर को, पीएम ऑफिस में भी गई और हर जगह कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स थे या रेलिवेंट लोग थे उनको गई। फिर उन्होंने कहा, और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि ये प्रिकॉशन मेजर लें, कोई ऐसे मेजर लें जिससे उससे बचा जा सके। अब रेस्क्यू वालों के पास भी अगर बिजली नहीं तो उनके डेड हो गए हर चीज़, तो फिर रेस्क्यू तो ना होगा, 1122 तो ना होगा, फिर तो वो नॉर्मल बात होगी ना, आपकी बैटरी खत्म होगी, मेरी बैटरी खत्म होगी, सिलसिला खत्म हो गया। अगर असिस्टेंट कमिश्नर की पुलिस की बैटरी खत्म हो जानी है क्योंकि बिजली नहीं है, सही है। अब देखें वो उससे ज्यादा काम खराब होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, ये जो बात कर रहे हैं कि जी वो ठंड से नहीं, वो गैस की वजह से हुआ। भाई गैस इसलिए हुआ क्योंकि वो ठंड के लिए वो मैयज ले रहे थे अपने, इसलिए उन्होंने अंदर हीटर चलाए हुए थे। अगर वो ना चलाते तो ठंड से मर जाते। ये बात ना करें खुदा के लिए, ये कहें एक वाकया हुआ है, गफलत हुई है, और फिर नोटिस लेते हैं हमेशा। वहाँ जिला बनाने से क्या होगा? मुझे बताएं, ये बैठे हुए हैं बस साहब, मैं आपको बताता हूँ, मेरे अपने हल्के में जब एक डीएसपी था तो उसमें हालात बेहतर थे। जब इन्होंने 2-3 डीएसपी कर दिए, हालात और गिर गए। लाहौर की मिसाल मैं देता हूँ, जब एक एसएसपी होता था, अब इन्होंने इतनी भरमार कर दी अफसरों की कि अफसर जो है ना, अफसर बड़ी चीज़ हैं, ये पोस्टें क्रिएट करते रहते हैं। बुजदार बेचारे को क्या पता, उन्होंने कह दिया होगा जी इधर डिस्ट्रिक्ट बना दे, हमारा एक और अफसर डीसी लग जाएगा। ये तो माफिया जो अफसरों का है, वो ऐसे उन्होंने डीसी लग जाएगा, हमारा जिला डीपीओ लग जाएगा। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या फर्क आया है जिला बनाने से, लेकिन कुछ फर्क नहीं आता। मेरी बात सुन लें, आज मैं बात कर रहा हूँ, जितना नीचे लेके जाएंगे मामला तो उतने खराब होंगे। करते तो फिर ठंड से ये अमवात हो सकती थी, ठीक है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, इसी का दूसरा एंगल भी देखिए, जो कि इत्तलात आ रही हैं, जो वहाँ लोग फंसे हुए थे और अपने कई रिश्तेदारों से या जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जिस को एक्सेस हासिल था वहाँ राब्ते कर रहे थे, कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो होटलों के किराए बढ़ाए गए, 40 से 50 हज़ार रुपए एक रात का उनसे मांगा जा रहा था। दे कुड नॉट अफोर्ड, उनके पास गाड़ी में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। 18 घंटे से हम फंसे हुए हैं। एक वॉइस नोट जो है एएसआई का वो हमारे सामने है, वो कह रहे हैं कि बच्चों के खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सख्त सर्दी है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं हो सकता था, आप बर्फ नहीं हटा सकते, आप कहते हैं जी क्रेन्स नहीं है, मशीनें नहीं है, हालांकि ये भी आज चीज़ सामने आ रही कि सब कुछ था, सिर्फ मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो आप उनको खाने पीने की चीज़ें या एटलीस्ट कंबल वगैरह उनकी गाड़ियों में ही पहुंचा देते जब वो राब्ते कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट से। देखें जी, मैं ये सबसे पहले तो इंसानी अलमिया है और मैं इस पे ये समझता हूँ कि हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। इस पे ना कोई पॉइंट स्कोरिंग है, ना कोई हम किसी को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई फेलियर था, कोई क्या इतना बड़ा हादसा हो गया जो पिंडी से या इस्लामाबाद से 35-40 किलोमीटर दूर होगा, और ना ही वो कोई रिमोट एरिया था, ना कोई इस किस्म की चीजें थी। हमारे वुज़रा जो है वो शाम में बैठे, मैं खुद एक निजी टीवी पे वो टिकर्स पढ़ रहा था जिसमें शेख रशीद साहब बड़े फखरिया अंदाज में कह रहे थे
कि 20,000 की गुंजाइश है और 1 लाख गाड़ी वहां पहुंच गई है, और कहाँ है गुर्बत, कहाँ है महंगाई, कहाँ है बेरोजगारी। तो ये उस वक्त तो इस तरह ये कर रहे थे जैसे हुकूमत की कोई अचीवमेंट है। और यहाँ पे सवाल ये है कि कहाँ गया वो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, फिर हमारी पुलिस जो है उसको क्यों नहीं आज तक, जबकि कहा जाता था कि हम इसे केपी के रोल मॉडल जो है हम उस पे इसको खड़ा करेंगे, और बड़ा एक दुरानी वहां से ले आए और उसको कह दिया कि ये अब पुलिस को ठीक कर लेगा। और अब ये कहानियां सुनाई जा रही थी कि तमाम पुलिस जो है वो डीपोलिटिसाइज हो गई है, और अब तो हालात जो हैं वो बड़े आइडियल हो गए हैं, और अपनी हर चीज को, कभी बारिश हो जानी तो उसको कहना कि जी ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। ये उनके वुज़रा के बयानात हैं। और फिर अगर वजीर आजम का बयान सुना जाए, मैंने आज ही वो भी ट्विटर पे देखा है जिसमें वो तकरीर फरमा रहे थे कि किसी मुल्क में कश्ती डूब गई और वो वजीर आजम ने रिजाइन कर दिया, हालांकि वो चला नहीं रहा था, लेकिन उसने कहा कि कश्ती डूबी है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और यहाँ पे आज जो वजीर आला साहब हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो एरियल व्यू फरमाते रहे और वहां पे हेलीकॉप्टर पे चक्कर लगाते रहे और देखते रहे। भी आपके पास लोगों को देने के लिए तो रोटी नहीं है, आप किस चीज के व्यू करते फिर रहे हैं? आपने अगर व्यू करना है, रिव्यू करें अपनी उस फैसले को जिस पे आपने बुज़दार जैसे नायल शख्स को, एक सूबे का, बहुत बड़े सूबे का आपने वजीर आला बना दिया। सरकारी आपने हेलीकॉप्टर जो है ये उन स्ट्रैंडेड लोगों को इतने, जब वो पैगाम 18 घंटे से भिजवा रहे थे, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, ये नाअहली है, ये कोताही है, ये नालायकी है, ये सारा कुछ ये अपने खाते में डाल ही नहीं रहे। और ये अब्बासी साहब भाई हैं, बड़े काबिले एहतराम हैं। जब भी बात होती थी तो हम कहते थे कि मिर्ची को ये ना कहा करो कि वहां पे हुकूमत की गफलत से ये हो गया है। आप जब भी कोई बात होती है आप कहते हैं जी सिंध चले जाओ। खुदा न खास्ता आज ये मरी जो है ये सिंध का शहर होता, मैं देखता आज अभी वजीर आला के इस्तीफे की बात हो रही होती, आज पीपल्स पार्टी को चोर और डाकू कहा जा रहा होता। आज अब भी हमारे कई एंकर्स जो है, कई हमारे तज्जियाकार जो है, वो बड़े बैठ के कह रहे हैं जी कि उधर सिंध में कौन से आइडियल हालात है। भाई हमें जो खुदाई कुदरती आफात हैं उनको हुकूमतों के साथ नहीं मैच करना चाहिए, और अगर करना है तो फिर इससे बड़ा लेकिन ये बिल्कुल है, लेकिन उन्हीं डिजास्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पूरी दुनिया में होता है, तमाम ममालिक में हालात होते हैं, पाकिस्तान के लिए भी कोई पहला नहीं है। आपने सही कहा है, एनडीएम में इसीलिए बनाया गया था इदारा, वो कहीं पे नजर ही नहीं आया, वो पता नहीं एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल कौमी असम्बली का इजलास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो उनके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की तरफ से मिनी बजट पेश किया गया, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल बिल है उसको मंजूर कराने का पीटीआई का इरादा है। और ये वजह बताई गई कि 12 जनवरी को IMF के पास हमने जाना है, जो पाकिस्तान का कर्जा है उसका एक जायज़ा इजलास होगा, तो उससे पहले इसको मंजूर कराना ज़रूरी है। लेकिन अभी अब्बासी साहब इत्तलात ही आई हैं, खबर ये आई है कि जो IMF है उसने पाकिस्तान के $6 अरब कर्ज का जायजा मौखर कर दिया है। अब वो 28 या 31 जनवरी को होगा। तो अब क्या चीज रोके हुए है हुकूमत को? जो अपोजिशन की डिमांड है कि उस पर एक कोई खातिर खा बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जो कि आप लोग नहीं करते। कभी ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं, कभी अपोजिशन की गैर मौजूदगी में बिल्स पे बिल्स पास हो जाते हैं। अच्छा सादिया साहिबा, सिर्फ मैं 15-20 सेकंड जो पिछली डिस्कशन हुई है मैं उस पर बोलना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि ये मैंने बिल्कुल कहा है कि हमें ये अफसोसनाक वाक़या और इंतहाई इसमें
अफसोस है। दूसरा, इंक्वायरी कमेटी जो है वो इंक्वायरी कमेटी बैठी है और जिस भी सरकारी अफसर का, जिस भी जिम्मेदार की जिम्मेदारी हुई, वो तमाम रिपोर्टों के रोशनी में उसके खिलाफ कार्रवाई 7 दिन के अंदर होगी। मैंने ये बात भी की। जो आप लोग कह रहे हैं जिला बनाने से क्या होगा, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। एक तहसील में सिर्फ एक एसी होता है और डिसीजन मेकिंग का मसला होता है। जिले में 32 होते हैं डिपार्टमेंट्स और उनका स्ट्रक्चर हायर होता है और तहसील बरकरार भी रहती है। तो इसमें ये अफसरान ज्यादा होंगे तो जाहिर है वो ये डिस्कशन डिबेट करके हम मरी को ज्यादा महफूज बनाने के लिए ये सारा मामला करेंगे। ये कह देना कि एक एसी और या डीसी हो या उसके बाद 32 महकमे हो, हर महकमे का एक जिम्मेदार अफसर बैठा हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। आपने कहा कि वहां क्रेन नहीं थे, बिल्कुल हर जगह पे मशीनरी मौजूद थी सादिया साहिबा, लेकिन मशीनरी ब्लॉक हो गई थी एक तरफ से दूसरी जगह मशीन को। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि आज इत्तलात यही आई कि मशीनरी सारी पहाड़ी इलाका है, मशीनरी सारी थी लेकिन मूव नहीं कर सकती थी ना। रास्ते में गाड़ियां फंस चुकी थी, 800 गाड़ी फंसी हुई थी। आपने कहा हेलीकॉप्टर नहीं आया। बीबी, हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं आया कि मोहतरमा वो सर यही तो मेरी बात सुने ना बासी साहब, फिर आप मुझे उसी डिबेट पे ले आए। मैं टॉपिक पूरा चेंज कर चुकी थी, लेकिन फिर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपसे दोबारा वही सवाल करूं कि सर आपको पता था, वार्निंग थी, एडवाइजरी मौजूद थी कि ये होना है, तो वो मशीनरी पहले मूव की जा सकती थी। पूरी दुनिया में बर्फ पड़ती है, लोग पहाड़ों पे जाते हैं, बर्फ देखने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ नहीं होता कि आप इस दफा कह रहे हैं कि जी रिकॉर्ड टूट गया। पहले हो सकता था, वहां 7-7 गाड़ियां जो है वो एडवाइजरी देखे ना होती हैं। आप लोगों को ये चीज लेट मी पहले एक्सेप्ट पता इट ना, थी, आपने प्रीएम्प्ट करके करना था ना जी। देखिए, मैंने कहा इसकी इंक्वायरी होगी और दूसरी बात यह कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो रिसेंटली उसकी ट्रेनिंग होती है। पिछले 20-25 साल में इस तरह का वाकया नहीं हुआ था कि वो प्रीएम्प्ट करते। और दूसरी बात ये जो आप कह रही हैं कि सारी रिपोर्टें आई थी, इसी पे तो इंक्वायरी करनी है। रिपोर्ट पे किस किस ने एक्ट करना था और किस किस ने नहीं किया। लिहाजा ये सारा मामला हाईएस्ट फोरम पे एक जो आपका होम सेक्रेटरी है उसके नीचे 2 उसमें एडिशनल सेक्रेटरी लगा के इसको फैसला करेंगे और जो जिम्मेदार होगा उस पर जिम्मेदारी को चले अल्लाह करे इस इंक्वायरी का आज कोई रिजल्ट को उसका जवाब देंगे। और अगर ऐसी बात जो होना था नुकसान और इसकी ऐसी बात है अगर इसको हुकूमत ने समझा कि ये हादसा है और इसलिए लोग, मुझे जवाब जरा दे दें। अब आपका जो सवाल था दूसरा, जी दूसरा सवाल आपका, देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। किस पे डिबेट जरा करवा लें। अब IMF का कह रहे हैं कि 28 से 31 को होगा जायजा इजलास। जो मनी देखें, IMF की बार बार मीटिंग होती हैं। हमारा चूंकि ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ इसलिए उसको अगले सेशन में रख लिया जाएगा। असल चीज यही है कि IMF ये चाहता है कि जो हमारे आमदनी और खसारे में जो फर्क है उस गैप को कम किया जाए। और अगर हम हुकूमत जो है वो अमीर लोगों की चीजों पे टैक्स लगा के उसका फायदा मुल्क को पहुंचेगा तो उसमें किसी को क्या एतराज है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इनको इम्पोर्टेड जो स्टेक है उस पर एतराज है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, या इम्पोर्टेड जो हम जानवर इंपोर्ट करते हैं पालतू उन पे एतराज है, या जो हम चीज इंपोर्ट करते हैं उस पर एतराज है। तो और जो बच्चों के दूध पे 2 अरब रुपए के अलावा बाकी 300, देखें मैं कह रहा हूं 2 अरब रुपए तक का इंपैक्ट जरूर है। बाकी जितने टैक्स लगाएं सादिया साहिबा वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में लगाएं, सब के सब रिफंड होंगे। 162 अरब एक जगह पे और 112 अरब जो मशीनरी पे है वो ऑन इंपोर्ट वो रिटर्न हो जाएगा। सिर्फ यह है कि वो डॉक्यूमेंट होगा, आपका टैक्स रेवेन्यू ज्यादा नजर आएगा, उसका कोई एक्सपेंस। चलिए, मुझे याद आ गया पिछली मीटिंग में वजीर आजम साहब ने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग अवाम को अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे, आप लोग बता ही नहीं पा रहे कि इतना ज्यादा मसला नहीं है जितना ऑपोजिशन शोर मचा रही है। लेकिन राना साहब मुझे बताएं कि आप फार्मा पे जो 5% टैक्स था वो भी खत्म हो जाएगा, अपने बाज़मीर लोग जो हैं वो उसको मुस्तरद कर दें, इस बिल को वो मुस्तरद कर दें, इसको पास ना होने दें। इत्तेहादियों को भी ये कह रहे हैं हल्कों में जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन क्या आप लोग उसकी खातिर जो नंबर गेम पूरी करने बढ़ाना है। ठीक है बासी साहब, गॉट योर पॉइंट। मैं राना साहब का मौकफ ले, ठीक है, राना साहब का मौकफ आ जाए इस पर। राना साहब कैसे रोकेंगे? नहीं, मुझे तो अब समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन क्यों बासी साहब इतने जोर से चीख रहे थे, मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आई। आप मैं ये कह रही हूँ शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाज़मीर लोगों से, PTI के और इत्तेहादियों के, कि भाई आप लोग जो है साथ ना दें। ऑपोजिशन की अपनी एफर्ट क्या है, क्या वाकई वो लोग आपके साथ आ रहे हैं? कल शहबाज शरीफ साहब ने बाकी जमातों के पार्लिमानी लीडरों को भी बुला लिया है। सादिया, एक तो देखें खान साहब इनको जो गुस्से होते हैं इनको थोड़ी सी दबाते हैं, अपने तर्जमानों को
वज़रा को अब्बासी साहब तरह के जो टीवी पे आते हैं प्रोग्राम करने उनको, तो ये अगर गलत मलत तसर देने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल रस्तू हैं, बहुत ही अफलातून हैं। और बाकी जितने इकॉनमिस्ट पाकिस्तान में हैं वो सारे के सारे पागल हैं। उनकी जो इस पे तबसरे हैं या उनके ख्यालात हैं या उन्होंने बताया कि यहाँ ये हिट करेगा, वो सारी फजूल है। सिर्फ इनको पता है कि इसका कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा और ये गरीबों के चीज़ और गरीबों का फलाना। यार बात ये है कि इनकी आप हालत देखें कि जब करंट अकाउंट में कमी की थी, इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी, कब की, उस वक्त सारी आपको याद होगा कि हम चीखते रहे कि ये आपने बहुत गलत काम किया है, इंपोर्ट के साथ एक हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। मेरे अफ्तार ने कहा कि हमारे पास तो जरिए यही है कमाई का, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते रिकवरियां, हमें तो यही है कि कोई चीज़ वहाँ पे आप ड्यूटियाँ बढ़ा दें या कुछ करें या सेल टैक्स बढ़ा दें, हम वहाँ से पैसे इकट्ठे करें और अपना रेवेन्यू बढ़ाते जाएं। IMF की जो बात है, IMF के साथ सारी गवर्नमेंट नेगोशिएट करती रही है और बड़े अपने फेवर में करती रही हैं। आपको पता है कि कभी भी ऐसी सख्त किस्म की कंडीशन उनकी होती थी, लेकिन उनको जब नेगोशिएशन होती थी ये तो आगे लेट जाते हैं और जो भी वो कहते हैं वो मान जाते हैं। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया था इन पे वो ये था कि क्या आप अपोजिशन को डिस्कशन के लिए मौका देंगे। ये फैक्ट है, इनको पता नहीं, उन्होंने इनको इस एजेंडे से डिबेट हो गया नहीं, अगर ये वाकई आगे जा रहा है जो इत्तलात है, और आगे जा रहे कितने आगे जाना है इन्होंने, क्योंकि इसमें तो आए ही नहीं, 12 में तो एजेंडे पे है ही नहीं। ये तो सबको पता है, अखबारात में भी आया कि वो पता नहीं किस मुल्क का एजेंडे में है, एक छोटा सा मुल्क है, आम सा मुल्क, उसका एजेंडे पे है, इनका नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन इनको तो वो जो भीख मांग रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसीज इनकी हैं ये इंतहाई खतरनाक हैं, ये इंतहाई खतरनाक हैं। इससे मैं आपको बताऊं जो इम्पैक्ट आएगा ये पता चल जाएगा कि जब ये मशीनरी पे लगाएंगे, जब ये कहते हैं रिफंड हो जाता है, रिफंड जो होते हैं हमें पता है मशीनरी के आने से जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या उसकी जो कैपेसिटी है, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी मंगवाते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी में बात कर रहा हूँ मशीनरी की, उस पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि आपको समझ आ जाएगी कि ग्रोथ किस तरह हमारी गई है। बाकी एक चीज की आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया, आपने तो बच्चों के टैक्स लगा दिया है, अब ऐसी चीजों पे टैक्स लगा दिया मेरे इन्होंने, सांस लोगों के सांस लेने पे कि इतना है नहीं, ये वो तो अपने तर्जुमानों को कहते हैं कि ये लोग डिफेंड नहीं कर पाए। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए हसन मुर्तजा साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑब्वियसली इस पे कल एहतजाज कर रही है पार्लियामेंट के बाहर, क्या करें बेचारे, डिफेंड किस तरह करें अब्बासी साहब या उनके तर्जमान, ये 3 साल से तो मर गए हैं चीख के टीवी पे, लेकिन कोई वजन हो तो तब है ना। ये जरा क्वेश्चन रिपीट हसन मुर्तजा साहब मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामान के बाहर जो है ऑब्वियसली एहतजाज है, लेकिन मेरा सवाल है कि पार्लियामान के अंदर क्यों ऑपोजिशन अभी तक नाकाम नजर आती है, चाहे वो नंबर गेम पूरी करने के दावे हों लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं हो पाते हैं। आप लोग इस मामले पे भी, मैं कौमी असम्बली की बात कर रही हूँ, कि ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन सिर्फ वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है कि अगर ये पास हो जाता है तो ठीक है, यही भुगतेंगे पॉलिटिकल फॉल आउट, और वो जो इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें हैं या PTI के अपने लोगों को साथ मिलाने की बातें, वो सिर्फ और सिर्फ बयानात हैं। देखें जी, मैं एक सेकंड में जरा एक अब्बासी साहब के लिए वो बात कर रहे थे, ये किसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब ने जो खुद बात की थी उसके मुताबिक उनका इस्तीफा बनता है। वो आज कह रहे हैं कि मैं इंक्वायरी करूंगा, क्या कोई क्लर्क या बाबू सस्पेंड करेंगे इस इंक्वायरी के बाद? डायरेक्टली जिम्मेदार जो है वो अवामी हुकूमतें होती हैं, वजीर आजम या वजीर आला होते हैं, मुलाजिम नहीं जिम्मेदार होते। इस्तीफे की बात अगर अपोजिशन करती है तो वो वजीर आजम की या वजीर आला की कर रही है। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो अपोजिशन असेंबली के अंदर भी मुत्तहिद है और बाहर भी जो लोगों को कहा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है, इज़हार यकजहती के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि हमेशा पार्लियामेंट के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस हुकूमत ने अवामी फैसलों को बिल्डोज किया है। आपके सामने सेनेट के रिजल्ट पूरी कौम के सामने बदले गए। इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर क्या कुछ नहीं किया, गालियां, किताबें मारना, कागज फाड़ना, कुर्सियों पे चढ़ जाना और वुज़रा का इस तरह हमला आवर होना, ये सारा कुछ आपके सामने है।
फिर जो भी हुकूमत होती है उसका स्पीकर होता है, वो कानून जो है पास उन्होंने करना होता है। वो उस पर कोई भी रूलिंग दे सकते हैं, कोई भी उसको पास कर सकते हैं। तो इसलिए ऑपोजिशन जो है वो लेकिन आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन की भी ये पार्लिमानी सियासत की नाकामी है कि जहां नंबर हैं वहां भी वो नाकाम हो जाते हैं। संजरानी साहब बन जाते हैं, दोबारा चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं। गिलानी साहब के मामले में हमने ये फेलियर देखा। नहीं, वो सारी कौम ने देखा कि वो धोखा हुआ है, वो झूठ है, वो धांधली है, वो धौंस है। उसका ऐलान कर दिया गया, हालांकि वोट तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के ज्यादा थे, लेकिन वो उनको बिल्डोज किया गया उस फैसले को। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ऑन द रिकॉर्ड, और यही चीज वो आपको कौमी असम्बली में कहते हैं कि जहां हफीज शेख के जीतने की उम्मीद थी उन्हें, जहां नंबर पूरे नहीं थे वहां से गिलानी साहब जीत गए, जहां वो जीत सकते थे वहां से वो हार गए। नहीं, नंबर तो हमारे सेनेट में भी पूरे थे, चेयरमैन सेनेट पे भी हमारे वोट ज्यादा थे, लेकिन वहां पे ये जी यहाँ नहीं लगनी थी स्टैंप, यहाँ लगनी थी जी, ये नाम पे नहीं लगनी थी जी, ये खाने में लगनी थी। ये भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि यहाँ नहीं लगनी थी, यहाँ लगनी थी। लेकिन वो एक फैसला है, अदालत में है, इंशाअल्लाह ताला वो उसका फैसला भी आ जाएगा। राइट, मुझे एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और एहतसाब को लेके राना साहब खुद चेयरमैन पीएसी हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि नाब चेयरमैन को लेकर एक लेटर आया, उसके बाद वो यू टर्न आया और ये कहा गया कि उस लेटर को जो है वो विड्रॉ करते हैं। ये क्या कहानी है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। 6 जनवरी को पीएसी की मीटिंग थी और उसमें चेयरमैन नाब ने पेश होना था और उसके बाद ये लेटर हमारे सामने आया जिसमें लिखा गया था, जो कि सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को लिखा गया था चेयरमैन के ऑफिस की जानिब से, और उसमें एक जुमला था दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन प्लीज्ड टू approve that the Director General Headquarters would represent the Chairman NAB। तो उसके बाद ये यू टर्न आता है सामने और ये कहा जा रहा है कि उस लेटर को जो है वो विड्रॉन कंसिडर किया जाए। ये माजरा है क्या? राना साहब, पहले आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, ये हुआ क्या था? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो चलाया गया मौक़िफ़ वो गलत है, मिस इंटरप्रेट किया गया है उसको, और ये सिर्फ उस दिन के लिए था क्योंकि वो कहीं मसरूफ़ थे। हाँ, बिल्कुल ये गलत बात उन्होंने की है। मैं समझता हूँ अगर आप पूरा पढ़ें तो उन्होंने आगे भी कुछ जिक्र किया इस लेटर में कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का, अगर आप आगे पढ़ेंगे जी जी बिल्कुल, के पार्लियामेंट्री कमेटीज में इंक्लूडिंग द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पेश नहीं होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे उनको इन हिज कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। इन कैपेसिटी मुझे बताएं ना, तो प्राइम मिनिस्टर की ये अथॉरिटी है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर उन्होंने ये अप्रूव किया है तो उन्होंने इलीगल काम किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, अगेंस्ट द रूल्स काम किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। और अगर वो उनको इल्म नहीं है जो कि अभी ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि उसके लफ्ज़ ये हैं कि ये विड्रॉ करते हुए एडवर्टेंटली ये प्राइम मिनिस्टर का लिखा गया है। इसमें आप समझ रहे हैं कि गलती से नाम प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लीज टू अप्रूव। ये जो लैंग्वेज है ये टिपिकल उस समरी की होती है जिसमें वो लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लीज टू अप्रूव, चीफ मिनिस्टर प्लीज टू अप्रूव। आपको पता है ये लफ्ज ये हो ही नहीं सकता कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है तो गलत किया है, ही विल बी आंसरेबल फॉर दिस। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगर इसने किया चेयरमैन नैब ने तो ये बहुत बड़ा उसने गलत काम कर दिया है नोइंगली, फिर तो फ्रॉडुलेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर अप्रूव ही नहीं किया, अगर गलत किया और सही किया, उसने नहीं किया, वो कहते हैं गलती से ये लिखा गया। क्योंकि तो बहुत सारे केसेस में राना साहब ऐसे भी होता है कि पीएम ऑफिस अगर जो चीज अप्रूव करता है, जिसकी समरी भिजवाता है, तो वो वहां से आती है, वो फिर हमारे सामने आ रही होती।
ये तो नहीं, इन्होंने मैं रेफर बताऊं? किया है, इन्होंने रेफरेंस किया है। मेरी बात सुन लें, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो भी करता है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी किसी फाइल पे दस्तखत नहीं किए, या चीफ मिनिस्टर ने। हमेशा वो वर्बल बजाय बताते हैं, वो कहता है यस नो, वो कह देता है। जब यस कहता है तो फिर उसका सेक्रेटरी ऊपर नोट देता है उस फाइल पे कि ये मैंने अप्रूवल ले ली है। आगे से जो इशू होता है वो कहता है प्राइम मिनिस्टर प्लीज, मैं आपको वो इट वाज ए वर्बल इंस्ट्रक्शन। नहीं, मैं पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो बता रहा हूँ ये मैं वो प्राइम मिनिस्टर फाइल पे कुछ नहीं लिखता, ये नोट कर ले मेरी बात। या चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं लिखता चीफ मिनिस्टर भी। वो वर्बल डिस्कस करके जब वो अप्रूव करते हैं, मेरी पहले बात सुन, ये बड़ा टेक्निकल लफ्ज़ है, ये बड़ा आगे बात जानी है। अगर वो अप्रूवल दे देता है तो फिर उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस पर नोट देता है उस फाइल पे कि प्राइम मिनिस्टर डिस्कस विद द प्राइम मिनिस्टर एंड ही अप्रूव्ड दिस। फिर वो इशू करता है जो आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लीज टू अप्रूव। वो उसके बिहाफ पे वो प्राइम मिनिस्टर साइन हमेशा उसके होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के। अब पर रही बात के, अगर जो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, अगर चेयरमैन ने ये उसका प्राइम मिनिस्टर का ये गलत लिखा है तो फिर बहुत बड़े उसके कोई बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चेयरमैन नैब जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, खुद से कैसे कर सकते हैं? फ्रॉडुलेंटली या झूठ बोला है उसने, और ये कहता है मुझसे गलती से ये लफ्ज गलती, प्राइम मिनिस्टर प्लीज टू प्रूव, ये इज आर नहीं है गलती से। ये ठीक है, क्योंकि जो दूसरा लेटर गया आपने उसका जिक्र कर दिया कि उसमें कहा गया कि एक्सीडेंटली ये हो गया था। वजीर आजम साहब का जो रेफरेंस दे दिया गया था, पहले हसन मुर्तजा साहब की राय लेके फिर अब्बासी साहब की जानिब जाती हूं। हसन मुर्तजा साहब आपकी नजर में ये वाकई एक्सीडेंटली हो सकता है? ये हसन मुर्तजा से पहले मैं बात करना चाहता हूं। जी फरमाइए, राना साहब मुकम्मल करें। जी मुकम्मल करें। जो भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कभी भी एग्जामिशन चाहता है तो वो लेटर मुझे लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो मुझे लेटर लिखते हैं कि ये मेरी बड़े अजीज बीमार है, या मुझे कोविड हो गया, या फलां हो गया, तो मुझे या मेरी जगह किसी मेरे स्पेशल सेक्रेटरी को अलाउ कर दें। एंड आई हैव द अथॉरिटी कि मैं जो मेरा उस पर फैसला होता है कि ठीक है आप स्पेशल सेक्रेटरी को भेज दें, या पोस्टपोन कर देते हैं, या आप वीडियो पे कर सकते हैं तो वीडियो पे कर ले। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि कैमरा करें, मैंने कर दिया। अब ये कहना, अब वो कह रहे हैं जी मेरा कोई अजीज नहर थी बहुत बीमार था, तो ये लेटर हमें लिखते हैं मेरा अजीज बीमार है तो मैं 6 नहीं आ सकता। और ये वाला जो लेटर है ये आपको नहीं आया, ये सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को एड्रेस किया गया। राना साहब मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैं हसन मुर्तजा साहब की इस पे राय ले लूं, आपको क्या इसमें मामला नजर आ रहा है? दोनों चीजें इम्कानात जो हैं वो राना साहब ने बता दिए कि अगर उन्होंने खुद किया तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और वजीर आजम साहब की तरफ से ये ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली वजीर आजम का नाम जो है उसमें आ जाए। देखें, जो राना साहब कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही है। उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी होता है, और वजीर आज़म साहब अगर उस पर कोई खत जारी करते हैं या कोई अलाउ करते हैं छुट्टी, तो वो उनकी मैलाफाइडी है, उनकी वायलेशन है, आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, रूल्स एंड प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है। और इससे जाहिर होता है कि जो नैब का और वजीर आज़म का जो गठजोड़ है, जिसके जरिए वो लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं, जिससे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो लफ्ज यूज किया जाता है, जिससे बाजू मरोड़े जा रहे हैं, वो वही है। और उसमें वजीर आज़म साहब जो हैं वो जिम्मेदार हैं उसके, अगर ना वो कोई नहीं होते किसी को भी एग्जाम्प्ट करने वाले कि वो इस हाजिरी पे या इस पेशी पे वो ना जाए, उसकी अथॉरिटी है। और वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है राना साहब ने। सही है। अब अब्बासी साहब, हुकूमत का मौकफ देखें। अब इसका तो बड़ा सीधा सा हल है कि ये ऑटोनमस इदारा है, आप कहते हैं कि जी वो बगैर किसी की साइड लिए या बायस शो किए वो कार्रवाइयां कर रही हैं, आपका मौकफ है। तो फिर तो अगर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं थी और इस लेटर को भी लिखा गया दैट यू नो दिस लेटर शुड बी कंसिडर्ड एज विड्रॉन, और वजीर आजम का नाम एक्सीडेंटली आ गया, तो पीएम ऑफिस इसकी बड़ी वजाहत दे सकता है, एक लेटर इशू कर सकता है कि आया वहां से इंस्ट्रक्शंस गई थी, अप्रूवल वहां से हुआ था। सादिया इंक्वायरी करा सकते हैं, इंक्वायरी करा सकता है। सादिया एक कागज लिखा गया, उस कागज पे जब पता चला कि उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम है,
वो विड्रॉ हो गया। अब उसके बाद आप जितना मर्जी उस कहानी को लटकाते रहें, और चूंकि राना साहब हुकूमत का आ नहीं रहा, उसमें वजीर आजम का नाम लिख के, आपके मुल्क के वजीर आजम का नाम लिख के ये कहा गया हुआ है कि ही हैज बीन प्लीज्ड टू अप्रूव। नहीं सादिया मैं बात कर सकता हूं, अगर कोई गलती कोई कहीं मुझे अगर मैं पूरी बात कर लूं, आप सबने बात की, मैं हसन साहब सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अगर कोई एक चीज आउट ऑफ प्रोसीजर कोई बात लिखी जाती है और अगर उसी वक्त उसकी करेक्शन हो जाती है, और वो जो गलती से कोई एक इमेज किसी ने दिया, किसी एक जो आपका कोई भी सेक्रेटरी होता है, मतलब इस तरह का डिप्टी सेक्रेटरी, उसने कोई लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, जब वो हसन साहब का सवाल ले लें, आप इसे गलबन जानना चाह रहे हैं, बात खत्म होगी। मेरा ख्याल है कि बजाय कि आप कोई और गवर्नेंस पे बात करें, इसको बेहतर बात करें, कोई हमारी कोई करप्शन निकालें, ये क्या बातें निकालें। ये इतना सिंपल नहीं है कि वजीर आजम ने एक नाम लिखा गया और एक गलती होगी। ये गलती ना पहली हुई है ना आखिरी हुई है। उन्होंने सिंपल आ जाए ना, बात करी, लेटर आ जाए कि वहां से हुआ था नहीं हुआ था। सादिया साहिबा, राना साहब से कहें कि आप पब्लिक अकाउंट कमेटी में हैं, आप कोई हुकूमत की कोई करप्शन निकालें, कोई हमारी गलतियां निकालें, कोई प्रोसीजर मिस्टेक निकालें, ताकि आपको भी कोई मौका मिले। हमने तो आपको जी हसन साहब, चलिए अब्बासी साहब, मैं आपको बुलाऊंगा, चैलेंज करें, ये क्या प्रोसीजर बातें निकाल रहे हैं। सादिया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अब्बासी साहब को बुलाऊंगा या इनको मैं चिट्ठा भेज दूंगा कि इनके 3 सालों में जितनी करप्शन हुई है पिछले 70 साल में हुई, मैंने बताया एनएलजी में। चले जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल बताइएगा हसन साहब, जल्दी से बात मुकम्मल करिए। कहाँ नहीं, मैं तो थक गया हूँ, मैं तो वहाँ सर पकड़ लेता हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मुझे बताएं, हर तरफ तो करप्शन ही करप्शन है। ये और सिंपल मसला नहीं है ये, और जैसे हमने अपने दौर में करप्ट लोगों को दिलवाई, आप करें, नैब में जाएं, आप अदालतों में जाएं, हमें हमारे लोग सबूत है, मसला नहीं है जैसे कि आपको पब्लिक के सामने एक्सपोज किया। शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब आपका, हसन मुर्तजा साहब आपका और राना तनवीर हुसैन साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।